सो हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में पूछा गया है। आज इस क्वेश्चन पेपर के हम न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करते हैं। द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट वेर एंटर्ड एज 88 इंस्टेड ऑफ 68। ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इंक्रीज्ड बाय 0.5। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के अंक 68 की बजाय 8 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। एवरेज, जब भी एवरेज निकाला जाता है तो आपको पता होगा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी। तो इस केस में क्या है, एक बार मार्क्स कितना लिया गया 88 है, तो 88 लिया गया होगा तो सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरी बार कितना लिया गया है, मतलब लेना कितना था 68 लेना था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल मार्क्स। अब 88 की जगह 68 लिया गया है तो इसमें से हम 20 माइनस कर देंगे क्योंकि 20 ज्यादा लिया गया था और डिवाइडेड बाय n, तो ये दूसरा एवरेज निकलेगा। ये पहला एवरेज जब तो एक बच्चे का मार्क्स 88 ले लिया गया था और ये ओरिजिनल एवरेज है जब उस बच्चे का मार्क्स हमने 68 माना जो उसका था। तो कह रहा है कि दोनों की एवरेज में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब अगर दोनों को माइनस करें तो रिजल्ट कितना आएगा 0.5। तो आप आसानी से कर सकते हैं, इन आपका एलसीएम हो जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स माइनस सम ऑफ ऑल मार्क्स, मतलब सम ऑफ ऑल मार्क्स इसको लिख सकते हैं, इसको एसएम लिख सकते हैं। तो एसएम माइनस एसएम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20 इज इक्वल टू 0.5। अब ये तो कट जाएगा। अब हमको एक ही डाटा बच गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20 है, ये उधर चला जाएगा, 0.5 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें, ऊपर चला जाएगा 0, 5 4 जा 20 एंड 0, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 40 है। तो 40 इज द करेक्ट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 39। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि A is twice as efficient as B, who is thrice as efficient as C. If C alone can complete the task in 30 days, then how many days can they together complete the task? कह रहा है A B से दोगुना कुशल है और B C से तिगुना कुशल है। यदि अकेले C कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं A जो है B है, तीन डाटा दिया हुआ है ए बी और सी का। कहता है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी। मान लेते हैं बी जो है एक दिन में एक चेयर बनाता है, तो ये कितना बना रहा होगा 2 चेयर बना रहा होगा क्योंकि ट्वाइस एफिशिएंट एज बी बोल रहा है। ठीक है, ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल कह रहा है। बी जो है वो सी से तिगुना कुशल है, मतलब 3 गुना ज्यादा कुशल है। अगर बी एक चेयर बनाता होगा तो सी 1/3 चेयर बनाता होगा, तभी तो बी तिगुना कुशल है। अब हम क्या करेंगे 1/3 जो फ्रैक्शन में है पूरे डाटा को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको नंबर में आ जाए। तो इसका मतलब ए जो है वो 6 चेयर बनाता होगा एक दिन में, बी जो है वो 3 चेयर बनाता होगा और सी जो है वो एक दिन में 1 चेयर बनाता होगा। अब आगे आपको ए जो है वो बी से दोगुना कुशल है और बी जो है वो सी से तिगुना कुशल है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डाटा दे रखा है कि सी जो है किसी काम को अकेले 30 दिन में खत्म कर लेता है। सी काम को 30 दिन में अकेले काम खत्म करता है, तो टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क मतलब एक दिन में एक चेयर बनाता है, तो 30 दिन में कितना चेयर बनाएगा 30 चेयर बनाएगा। तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया, मतलब तीनों को मिलके ये टोटल वर्क जो है वो 30 चेयर बनाना है। तो एक दिन में ए 6 चेयर बनाता है, बी 3 चेयर बनाता है और सी 1 चेयर बनाता है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी हमको मिल जाएगा। तीनों मिलके एक दिन में कितना चेयर बनाएंगे 6 3 9 1 10 चेयर बनाएंगे। बनाना कितना है, टोटल वर्क 30 चेयर है, तो तीनों मिलके 30 चेयर को कितने दिनों में बनाएंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 10, तो मतलब 3 दिनों में तीनों मिलकर इस काम को खत्म कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए 3। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 40 मिनट्स, व्हाट शुड बी इट्स स्पीड। कह रहा है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए,
दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बस, तो पहले वाले में क्या बोल रहा है कि उसकी स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर पर आवर और वो कितना समय लेता है, घंटा लेता है। तो इसका मतलब दूरी क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 250 इंटू 4 कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1000 किलोमीटर। तो ये मेरी दूरी है जो हमने निकाल रखी है। उसी दूरी को वो 1 घंटा 40 मिनट में क्या स्पीड से, किस गति से कवर करेगा। ठीक है, तो अब दूसरे केस में हमको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 1 आवर 40 मिनट्स। हमको निकालना क्या है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है 1000 किलोमीटर और टाइम क्या दे रखा है 1 आवर 40 मिनट्स। अच्छा 1 आवर 40 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं 140 मिनट्स बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 5, 5/3 आ जाएगा। ये मतलब 5/3 घंटा समय दे रखा है। तो अब हमको ये क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं 5 2 जा 10, 2 0, 3 2 जा 6, 0 0। मतलब उस गति से उस इतने टाइम में 1 घंटे 40 मिनट में कवर करने के लिए उसको 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चलानी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज 600 किलोमीटर पर आवर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस अ बस कवर्स 45 किलोमीटर इन एन आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट कवर्स 36 किलोमीटर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप इन एन आवर। यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर ही तय कर पाती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, आपको देखना है कि पहले जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 45 किलोमीटर। ओके, लेकिन जब स्टॉपेज किया है तो डिस्टेंस कितना कवर कर पाया 36 किलोमीटर। इसका मतलब स्टॉपेज के कारण उसने कम किलोमीटर तय किया है। तो डिस्टेंस लेस कवर्ड इज लेस डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर 45 माइनस 36। तो 9 किलोमीटर उसने कम डिस्टेंस कवर किए। तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना समय लगता है, तो हमको पहले स्पीड निकालनी होगी इस बस की। तो स्पीड निकालने के लिए यहां 2 स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि 45 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय करता है जब वो विदाउट स्टॉपेज चलता है। तो यही उसकी रियल स्पीड है। ठीक है, उसकी रियल स्पीड यही है बस की, क्योंकि हमको स्पीड वो लेना है कि विदाउट स्टॉपेज। तो विदाउट स्टॉपेज में उसका क्या है 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो स्पीड दे रखा है हमको गाड़ी का, क्या दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है टाइम। ठीक है, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि इस स्पीड से चल रहा है गाड़ी, तो 9 किलोमीटर को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या दे रखा है 45 डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर। ओके, 45 डिवाइडेड बाय 9 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस क्या दे रखा है 9 किलोमीटर, स्पीड क्या दे रखा है 45। तो हो गया 9 5 45, मतलब 1/5 आवर। इसका मतलब अगर आप 60 से गुना करेंगे तो आपको मिनट में आंसर आ जाएगा। तो 12 मिनट, मतलब बस को 9 किलोमीटर तय करने के लिए 12 मिनट लगेंगे। इसका मतलब 9 किलोमीटर उसने कवर नहीं किया है, मतलब वो 12 मिनट रुका है कहीं। ठीक है, तो 42 का आंसर आ जाएगा आपको सी 12 मिनट्स। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 जो है क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:6 एंड इट्स एरिया इज 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 43 को सॉल्व करते हैं। इसने दे रखा है कि लेंथ बाय ब्रेड्थ, मतलब रेशियो है लेंथ बाय ब्रेड्थ का, दे रखा है 5/6। ठीक है, और एरिया दे रखा है इसने, एरिया बराबर कितना है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या है लेंथ बाय एरिया, इसका रेशियो पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम इसको यहां पर x मान लेते हैं, यहां एक x मान लेते हैं। इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा मेरा 6x हो जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा एरिया कितना हो जाएगा 5x इंटू 6x। देख कितना रखा है एरिया, उसका वैल्यू 6750। अब हम सॉल्व करेंगे 5 6 30, 30x स्क्वायर इज इक्वल टू 6750। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितना जो जाएगा 3 2 6, 3 2 6,
एंड 3 5 जा 15। अब ये कितना का है, 15 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ गया आपको 15। अब हम लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ कितना है मेरा 5x है, तो लेंथ 5x है मतलब 15 5 जा 75। अब पूछा है लेंथ बाय एरिया, मतलब लेंथ बाय एरिया मतलब 75 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, 6x है मतलब 15 छक्के 90, तो एरिया क्या हो जाएगा 75 इंटू 90। अब ये 75 75 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/90, दैट इज 1:90। सो 1:90 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। 44 देखते हैं, find the product of the sum of digits of the smallest 4 digit number divisible by 11 and the sum of the digits of smallest 4 digit number divisible by 13। ठीक है, तो कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपको 1000, ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 11, दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 11, 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 1190 जा आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 1190 जा 11 9 जा 99 990। अब यहाँ क्या आ जाएगा 10, ठीक है, तो 10 मेरा रिमाइंडर हो गया। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे, आपको बताना हो कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि उस नंबर से डिवाइड हो सके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक मेथड है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आप 1000 में ऐड करेंगे, ठीक है, 1000 में ऐड करेंगे कितना, तो जितना आपका डिविजन है ना वो माइनस आप रिमाइंडर कर देंगे, तो ये आपको आ जाएगा 11 - 10 आ जाएगा 1, इसका मतलब 1001। ये सब जगह सुटेबल है, किसी भी फॉर्म, किसी भी क्वेश्चंस 5 डिजिट 6 डिजिट्स और डिवाइडेड बाय एनी नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या करेंगे आप, जो नंबर है उसमें आप प्लस कर देंगे डिविजर माइनस रिमाइंडर, ठीक है, जो इधर डिवाइड करें ना जिससे, उससे आप रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको आप ऐड कर देंगे स्मॉलेस्ट ऑफ दैट डिजिट नंबर। तो पहला का क्या आ गया 1001, ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सम कितना आ गया 1 + 0 + 0 + 1, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 13, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 13 है, तो आपको पता है 13 7 जा कितना आएगा 91, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9 0। अब ना 13 6 जा आएगा 78, अब यहाँ आ जाएगा आपको 12, तो इस केस में क्या आया रिमाइंडर 12 आया, इसका मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1000 प्लस 13 माइनस द रिमाइंडर, ओके, तो 13 - 12 कितना आएगा 1 आएगा। अब आप 1000 में ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा, तो 1001 जो है वो 13 से डिविजिबल है, तो इसका सम कितना आ गया 2। हमको प्रोडक्ट बताना है दोनों सम का, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4, सो 4 इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13 इज डिवाइडेड बाय 16, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको कितना है 100 है। अब सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल हो, तो आपको पता होना चाहिए 13 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 13 से 13 7 जा कितना आता है 91, और 13 8 जा कितना आता है आपको 104, तो 104 आता है। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल हो, आप तो यहीं से निकाल लेंगे 104 है, तो 104 आ गया जो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। अब कह रहा है कि इस नंबर को आपको फिर से 16 से डिवाइड करना है, ओके, अब 16 से डिवाइड करना होगा तो डिवाइड बाय 16, तो ऐसा करने से रिमाइंडर कितना आता है, तो 16 6 जा कितना आ जाता है 96, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 104 माइनस 96, 8 6 14 और 9 में से 9 खत्म, तो 8 आपका रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, द स्क्वायर रूट ऑफ 6567 इज कैलकुलेटेड, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन स्क्वायर रूट, फाइंड द रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 46, अब पहले हम आपको स्क्वायर रूट के शॉर्टकट्स दिखलाते हैं, हमने पिछले वीडियोस में बता रखा है पर इस वीडियो में भी आपको बताते हैं। 6561, अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर के 9 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, सॉरी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का आएगा 36, 7 का आ जाएगा आपका 49, 8 का आ जाएगा 64, 9 का आ जाएगा आपको 81, 10 का आ जाएगा आपको 100। अब आपको करना क्या है स्क्वायर रूट निकालने के लिए? सबसे पहला डिजिट, यूनिट डिजिट को आपको करना है, इस डिजिट को इग्नोर करना है और बाकी दो डिजिट को पकड़ना है। तो 1 देखेंगे कि आप किसके यूनिट डिजिट, किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है, तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में आता है। तो या तो आपका जो स्क्वायर रूट निकलने वाला होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसके बाद आप देखेंगे 65 किसके स्क्वायर में आता है, तो 65 8 के स्क्वायर में 64 आ गया, 9 के स्क्वायर में 81, मतलब 65 यहां लाई करता है। तो जब 65 यहां लाई करता है तो छोटा नंबर आप देख लेंगे, तो छोटा नंबर क्या है आपका 8 है। तो यहां पर जो पहला संख्या होने वाला है दैट इज 8। अब आप 1 लेंगे कि 9 लेंगे कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपने जो 8 लिखा है ना उसको एक बड़ी संख्या से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 8 9 जा 72। अब 72 जो है वो 65 से बड़ा है, मतलब जो नंबर हमारा है 65 वो छोटा है 72 से, तो हम छोटे नंबर को लेंगे, तो छोटा नंबर हो गया 81। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6567 क्या आ जाएगा मेरा 81। आप किसी भी संख्या का इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, हमने स्क्वायर रूट पे खास एक वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो 81 आ गया, मतलब अभी आपको बताने में इतना टाइम लगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट किसी का भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बना रखी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 81। अब कह रहा है कि इसके स्क्वायर रूट को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करो, मतलब इस नंबर को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड करो। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, 9 9 जा क्या हो जाएगा 81। सो द करेक्ट आंसर इज 9। ओके, 9 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is question number 47. The diameter of a circle is doubled by how much times the area increase? मतलब किसी वृत्ति के व्यास को दोगुना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 इज, आपको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये याद रहता है आपको। अब आर को आपको डी के टर्म्स में आप तोड़ सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाता है डी बाई 2। अब इसका स्क्वायर, इसका मतलब पाई बाई 4, डी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है। अब क्या है, मान लेते हैं पहला जो एरिया है दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर है। दूसरा एरिया जब हमने डायमीटर को बढ़ा दिया तो डायमीटर को कितना बढ़ा, दोगुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, डायमीटर को 2d कर दिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4 4d स्क्वायर। तो देखिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर था, पाई बाई 4 4d स्क्वायर, मतलब 4 गुना बढ़ गया। तो कितना गुना बढ़ जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो पहले कितना था पाई बाई 4 डी स्क्वायर, अभी कितना 4 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 4 टाइम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, X has a balance of rupees 86.54 in the bank account. What will be the balance after a deposit of rupees 55.31 and a withdrawal of rupees 84.33 are made? कह रहा है X के बैंक खाते में 86.54 रुपीस है और 55 रुपया 31 पैसा जमा कराए और 84 रुपया 33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 बहुत सिंपल है, इसमें करना कुछ नहीं है। पहला कितना उसके पास है 86.54 उसके अकाउंट में है, अब उसमें वो डिपॉजिट कराता है 55.31, तो लगभग अब उसके पास कितना पैसा हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 5 6 11 और 8 5 आपका हो जाएगा 13 और 1 14। ठीक है, तो अब उसके पास कितना पैसा है 141.85 रुपीस है। अब इसमें से वो 84 रुपया 33 पैसा निकाल लेता है, मतलब कम हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा ये 2, 8 में से 3 गया 5, 7 4 11 और इधर आ गया 5। तो उसके पास कितना हो जाएगा 57.52 रुपीस अभी शेष है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 57.52। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, a number is multiplied by 3003 and then divided by the LCM of 7 11 and 13 and then divided by itself, find the result। कह रहा है एक संख्या को 3003 से गुना किया गया और उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तव्य द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है 49 कह रहा है नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3003, तो नंबर को मान लेते हैं x, उसको हम 3003 से गुना करना है और डिवाइड करना है एलसीएम 7 11 और 13। आप देख रहे हैं 7 11 और 13 तीनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 11 और 13, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13
और जो आंसर आया उसको अपने नंबर से डिवाइड कर दिया गया, मतलब x नंबर है उसी नंबर से इसको डिवाइड भी करें तो x तो यही कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना बाकी है बस। तो 11 टू जा 22, यहां आ गया 8, 11 7 जा 77, 3 11 3 जा 33, 11 से कट गया। अब 7 से भी काट दीजिए, 7 21 और यहां आ गया आपको 6, 7 9 जा 63 और 13 3 जा 39। सो द करेक्ट आंसर इज 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, इफ 10x plus 5 रेशियो 42x plus 8 is a triplicate ratio of 5:8, find x cube। कह रहा है कि 10x plus 5 रेशियो जो है 42x plus 8 का दैट इज 5:8 का तिगुना अनुपात है, तो x क्यूब का ज्ञात करें, x क्यूब वैल्यू को ज्ञात करें। ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर कहा गया कि ए बी जो रेशियो है वो सी डी का ट्रिप्लीकेट रेशियो है, मतलब ए बी बराबर क्या होगा, सी डी का होल क्यूब। तो इस केस में क्या दिया गया है, 10x plus 5, ओके 10x plus 5 डिवाइडेड बाई 42x plus 8। अब क्या कह रहा है, दैट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/8। ट्रिप्लीकेट रेशियो है 5/8 का, मतलब 5/8 का होल क्यूब है, ठीक है। अब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर एक 5 हम कॉमन ले सकते हैं, 5 2 जा 10x plus 1 और यहां पर हम 4 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, x plus 2 4 जा 8 दैट इज इक्वल टू 5/8। 5/8 5 क्यूब बाई 8 क्यूब, मतलब 3 बार 5 को गुना करना है और 3 बार 8 को गुना करना है। अब एक 5 तो कट जाएगा यहां से और दूसरा 2 4 जा 8। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 5 जा आ गया 25 और 8 8 जा 64, 64 4 जा तो 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 25 256। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या 256 इंटू 2x प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 21x प्लस 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। पूछा क्या है, x क्यूब निकालना है, तो x क्यूब मतलब 12 का क्यूब। अब 12 का क्यूब कितना आ जाएगा आपको, 12 का क्यूब आ जाएगा आपको 1728, ठीक है 1728। सो द करेक्ट आंसर इज सी 1728। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 देखते हैं। फाइंड ए क्वार्टर ऑफ 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40। बोलता है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो 40 के वर्ग के 40% की चौथाई भाग, तो क्वेश्चन नंबर 51 आपको इसको समझना होगा। तो 1/4 इसका 1/4 इसका 1/4 बोला 40%, तो 40% ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40, मतलब ऑफ द स्क्वायर ऑफ 40 मतलब 40 इंटू 40, यही पूछ रखा है उसने। तो ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो इसका खत्म, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो आपको आ जाएगा 4 चौके 16 और एक 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 160। ओके, तो 160 विल बी द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, फाइंड द प्रॉफिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, तो आपको समझना होगा। कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करें, लाभ के परसेंटेज को ज्ञात करने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है, लेट कॉस्ट प्राइस, ओके लेट कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य जो है दैट इज बराबर 100 और सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं x है। सेलिंग प्राइस को माने x, कॉस्ट प्राइस को माने 100, तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, इसका मतलब x माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो कंडीशन दे रहा है उसमें कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दो, तो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो मेरा 100 ही रहेगा, लेकिन अब की बार सेलिंग प्राइस को हम 3 टाइम्स कर देंगे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो इस केस में जो नया प्रॉफिट आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब 3x माइनस 100 हो जाएगा। अब ये मेरा प्रॉफिट है। पहले केस में जब नॉर्मल था सब कुछ तो प्रॉफिट था x माइनस 100, जब सेलिंग प्राइस को 3 गुना बढ़ा दिया है तो प्रॉफिट हो जाता है 3x माइनस 100। अब कह रहा है कि प्रॉफिट गोज अप टू 5 टाइम्स, मतलब ये जो प्रॉफिट है इसके 5 गुना है, तो इसका मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें, दैट इज 3x माइनस 100 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट, मतलब x माइनस 100। अब आप इसको सॉल्व करिए, 3x माइनस 100 विल बी इक्वल टू
5x माइनस 500। अब आप 3x को उधर ले जाइए, 500 को इधर ले आइए, तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x, और 500 इधर आया, 500 में से 100 गया तो 400, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 200। ओके, x इज 200। अब हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट है जो हो रहा है, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू x माइनस 100, तो x कितना है 200 है, तो 200 माइनस 100 मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, ₹100 का प्रॉफिट हो गया। तो कितना में खरीदा था उसने, 100 में खरीदा था, 100 रुपए में, और 100 रुपए का मुनाफा भी हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट हुआ है 100, कॉस्ट प्राइस भी था 100, इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100%। सो द करेक्ट आंसर इज 100%, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक buys a scooter for ₹42,000. He spends ₹6,000 on repairs and sells the scooter for ₹54,000. What is his gain? कह रहा है कि एक्स जो है वो 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, उसका लाभ क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य कितना है, गाड़ी का 42,000 लागत मूल्य है, और उस पर खर्च कर दिया उसने, तो उसका और कितना लगा उस गाड़ी के ऊपर में 6,000 और लगा, तो टोटल कितना लगा उसको कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल गाड़ी पे खर्च क्या आया उसको, दैट विल बी इक्वल टू 48,000। आप उसको कह सकते हैं इतना दाम उसको गाड़ी पे लगा है, और उसने बेचा कितना में, 54,000 में बेचा। ठीक है, जिस गाड़ी पे उसने 48,000 रुपए खर्चा किए थे उस गाड़ी को उसने 54,000 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब उसको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, और 54,000 माइनस 48,000 दैट इज 6,000। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा मेरा 48,000 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो कट गया, अब ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 का 4, 2 4 5 20 और 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 12.5%। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 12.5%, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹110 was sold for ₹104.5. हाउ मच डिस्काउंट was offered? ₹110 लागत वाली एक वस्तु को ₹104.5 में बेची गई है, कितनी छूट की पेशकश की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। पहला कितना दाम था उसका, 110 था, बेचा कितना पे गया, 104.50 पैसा पे बेचा गया, तो ये आ जाएगा आपको कितना कम किया गया, दाम कितना कम हुआ तो माइनस करेंगे, तो ये आ गया 9 में से 4 गया 5, तो दाम कितना कम हुआ 5.5। अब दाम कम हुआ 5.5 पे। ठीक है, 5.5 पे दाम कम हुआ, पहले उसका दाम कितना था 110। ठीक है, तो 110 उसका पहला दाम था और दाम कम कर दिए 5.5, तो कितना कम हुआ, कितना परसेंटेज कम किया गया, तो इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जीरो नीचे आ जाएगा, दोनों जीरो कट जाएगा, 11 5 जा 55, तो मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिला, 5% का डिस्काउंट मिला है। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। A sum of money invested at compound interest amounts ₹1,600 in 2 years and 1,680 in 3 years. Find the rate of interest. कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1,600 और 3 वर्षों में 1,680 हो गई, ब्याज दर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन 55 को सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि मेरा जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे कि अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितना दे रखा है 1,600 है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अब जो है तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर ये हो जाएगा ये वाला अमाउंट 1,600। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, प्रिंसिपल सेम रहता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बदल जाता है, जो प्रीवियस ईयर्स का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर आपको आ गया 1,600। अब इस पर इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, इस पर इंटरेस्ट लगाना है, इस पर इंटरेस्ट आपको लगाना है 1 साल का फॉर द थर्ड ईयर, तो आपको कितना जाता है 1,680 अमाउंट आता है। ठीक है, तो थर्ड ईयर पे जब आप लगा रहे हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपको 1,600। मान लीजिए आप x% ब्याज पे दे रहे हैं, तो 1,600 इंटू 100 प्लस x, उसको x से ज्यादा बढ़ाना है डिवाइडेड बाई 100, और आपको रिजल्ट दे रखा है इसने 1,680।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 प्लस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 1680 डिवाइडेड बाई 1600। अब ये 100 कट जाएगा और ये 16 और ये 168 है। अब आप इसको कैंसिल करेंगे 16 से तो आ जाएगा 105। ठीक है, अब 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 105, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 5। तो एक्स क्या हो जाएगा 5%, मतलब रेट क्या आ गया आपको 5%। सो करेक्ट आंसर इज ए 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है हाउ मच विल ₹25,000 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू इन 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% गति वर्ष प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 मतलब बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या दे रखा है उसने 25,000। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, टाइम दे रखा है 1 साल का, रेट दे रखा है 4%। लेकिन सोचने वाली बात है कि अर्धवार्षिक बोल रहा है, मतलब हाफ ईयरली बोल रहा है। तो जब भी हाफ ईयरली बोलेगा इसका मतलब 6 महीना में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगने वाला है, तो 2 बार लगेगा, तो टाइम मेरा डबल हो जाएगा, टाइम हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स। ओके, टाइम मेरा दोगुना हो जाएगा क्योंकि 2 बार लगने वाला ना, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार हाफ ईयरली आता है। तो टाइम को हम 2t कर देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर, और रेट कितना हो जाएगा आपको, रेट को हाफ कर देंगे क्योंकि 2 बार लगने वाला है। तो रेट विल बी इक्वल टू r/2। सो r/2 मतलब 4/2 कितना हो गया 2%। अब आपको अमाउंट निकालना है, अब आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट क्या बोल रहा है, कितना परसेंट ब्याज बोल रहा है 2%, और वो 2 साल के लिए लगेगा। तो 2 साल के लिए लगेगा 2%, तो 2 बार लगेगा, एक बार 6 महीना पे लगेगा, एक बार 6 महीना पे लगेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 25,000 को आपको 2% 2 बार से बढ़ाना है। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज पहले आप निकालना सीख लीजिए, जो कि आसान हो जाएगा फिर आपको। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होता है, 2% बाद 2 बार लगेगा उसके ऊपर, इसका मतलब 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4 और प्लस 0.04, तो ये क्या आ गया 4.04। मतलब जो लागत मूल्य है उसको आपको 4.04% से बढ़ाना है। तब आप आसानी से अमाउंट निकाल सकते हैं एक ही बार में। तो ये आ गया आपको 25,000 इंटू 104.04 डिवाइडेड बाय आपको आ जाएगा 100। आपको इतना से इसको बढ़ा देना था, तो ये जीरो कट जाएगा। अब आप इसको गुना करेंगे, ये इसको आप नीचे ला सकते हैं, 100 हो जाएगा, एक जीरो और कट जाएगा, 25 5 दूनी 10। अब 2 से काट सकते हैं, 2 5 10, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। अब आप तो ये आपको आ जाएगा 26,010 रुपीज। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 26,010 रुपए, 26,010 रुपए। सो बी इज द करेक्ट आंसर 26,010 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 57। A began a business with ₹75,000. B joins after some times with ₹37,500. After how many months did B join if the profits are shared in the ratio of 3:1 at the end of the year? कह रहा है कि A ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया, B कुछ समय बाद 37,000 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो B कितने महीने बाद शामिल हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो रेशियो क्या बोल रहा है, ए बाई बी का हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो दे रखा है 3:1 में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो ए ने कितना लागत लगाया था, ए ने लगाया 75,000 रुपया। ठीक है, ए ने लगाया 75,000 रुपया, और वो शुरू से था उस बिजनेस में, मतलब कितने महीने के लिए लगाया होगा, 12 महीने के लिए लगाया होगा। अब बी ने कितना रुपया लगाया, बी ने लगाया 37,500 रुपया। कितने महीने के लिए लगाया, तो मान लेते हैं लेट बी ने x महीने के लिए लगाया पैसा, x मंथ्स के लिए लगाया, तो x मंथ्स के लिए मतलब इंटू x। अब इसी रेशियो में इनका जो लाभ है वो शेयर करेंगे। तो लाभ शेयर किस रेशियो में हुआ है, 3:1 में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपको आ जाएगा, ये 2 जीरो आप काट सकते हैं, ये 2 जीरो कट जाएगा, देखिए सभी मल्टीप्लाई में है। अब उसके बाद 5 7 35, 5 25, और ये हो जाएगा 15 5 75, 150। अब 75 को 2 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब ये 3 चौका 12, मतलब ये x जो हो जाएगा इधर जाएगा तो 8 मंथ्स हो जाएगा।
तो इसका मतलब बी ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया था। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइंस, मतलब कितने महीने बाद, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, कितने महीने बाद, तो वो 8 महीने के लिए अपना पैसा लगाया था, तो 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा। तो आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स मतलब 12 माइनस 8 मंथ्स, दैट इज आंसर इज 4 मंथ्स। सो द करेक्ट आंसर इज 4 मंथ्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ आ रही हो, तो इसे अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।